इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 3 लोकतंत्र और विविधता भाग 3। तो चलिए शुरुआत करते हैं सामाजिक विभाजनों की राजनीति। सामाजिक विभाजनों की राजनीति कैसे हुई, चलिए ऊपर जान लेते हैं। इधर इमरान एक 10वीं कक्षा का छात्र है जो 12वीं कक्षा विदाई होकर जाती है, जिसको फेयरवेल पार्टी बोलते हैं। तो फेयरवेल पार्टी के लिए 11वीं क्लास के छात्र की मदद कर रहा है। ठीक है, छात्रों की ये लोग 10वीं वाले मदद कर रहे हैं। बात है कि इमरान की एक बहन घर पर है। इमरान को पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है और उसकी बहन को घर का काम करने के लिए उसको बताया जाता है, घर का काम सिखाया जाता है। ये सब असमानताओं का नियम है, जिसके वजह से लड़का और लड़की दोनों अलग अलग सोच के हो जाते हैं। दोनों एक सोच के, आज देखो होता क्या है कि लड़कों के लिए अलग स्कूल, लड़कियों के लिए अलग स्कूल। लेकिन वो सिस्टम जो चीज होता है ना, जो लड़का लड़की के दोनों को साथ रख के पढ़ाते हैं, तो वो सिस्टम मेरे को अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो दोनों सिस्टम की वजह से लड़का लड़की एक दूसरे को पहचान लेता है, एक दूसरे को समझ लेता है, एक दूसरे को जान लेता है, जिसकी वजह से बाद में जो दिक्कतें आ जाती है लड़का लड़की को अपने आपस में समझने की, मतलब सामने कोई लड़की आ जाती है तो कैसे फील करना है, कैसे फेस करना है, कैसे बात करना है, ये सब उसको तो बचपन से आता है ना, इसलिए उसमें पढ़ता नहीं है, फालतू की बात में घुसता नहीं है वो। इसलिए मैं तो कहूंगा लड़का लड़की का स्कूल एक साथ ही होना चाहिए। इसके वजह से दोनों के बीच में असमानताएं नहीं होगी, एक सामान्य भाव की रीति से इन लोगों का बीच का विकास होगा और देश और दुनिया को आगे बढ़ाने में ये मददगार होंगे। आगे जानते हैं सामाजिक विभाजनों की राजनीति। सामाजिक विभाजन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करती है? समाज को बांट देना राजनीति को कैसे प्रभावित करती है? राजनीति का इन सामाजिक विभाजनों से क्या लेना देना है? क्वेश्चन है, जवाब बाद में देता हूं। पहली नजर में तो राजनीति और सामाजिक विभाजनों का मेल बहुत खतरनाक और विस्फोटक लगता है। पहला बात देख लो तो राजनीतिक बंटवारा चाहे सामाजिक बंटवारा, ये बहुत खतरनाक और विस्फोटजनक होता है। जैसे में राजनीति में बंटवारा होता है तो दोनों राजनीतिक पार्टी एक दूसरे में लड़ मरते हैं। सामाजिक बंटवारा होता है तो दोनों समाज अपने आपस में लड़ मरते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है भैया। लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदिता का माहौल होता है। ठीक है, इस प्रतिद्वंदिता, ये जो दोनों के बीच में लड़ाई होती है, प्रतिद्वंदिता के कारण कोई भी समाज फूट का शिकार बन सकता है, कोई भी शिकार उसका हो सकता है, कितने लोगों का घर उजड़ जाता है। अगर राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभाजनों के हिसाब से राजनीतिक होल करने में लगे तो इससे सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल सकता है और ऐसे में देश विखंडन की तरफ जा सकता है। ऐसा कई देशों में हो चुका है। जैसे में देख लो, अगर राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभाजनों के हिसाब से, जिस तरह समाज में जैसा चल रहा है उसके हिसाब से अगर राजनीति होर में लगे रहते तो राज्य बट जाता, देश बट जाता। और ऐसा ये नहीं कि देश नहीं बटा है, ऐसा कई राज्यों में कई देशों में हो चुका है। कई देशों में ऐसा हुआ है कि विखंडन, मतलब दो देश अलग अलग बट गए हैं, जैसे में हिंदुस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, है कि नहीं। परिणामों का दायरा, परिणामों का दायरा उत्तरी आयरलैंड का ही उदाहरण ले ले, जिसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। किसका? आयरलैंड का। ग्रेट ब्रिटेन का यह हिस्सा काफी लंबे समय से हिंसा, जातीय कटुता और राजनीतिक टकराव की गिरफ्त में रहा है शुरुआत से ही। यहाँ की आबादी मुख्यतः ईसाई है, वहाँ के सबसे ज्यादा आबादी ईसाई लोगों की है, पर वह इस धर्म के दो प्रमुख पंथों में बुरी तरह बटी हुई है। 53% आबादी प्रोटेस्टेंट है, प्रोटेस्टेंट समुदाय के हैं, और 44% लोग रोमन कैथोलिक है। कैथोलिकों का प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टी करती है। कौन पार्टी? नेशनलिस्ट पार्टी करती है। जैसे में कांग्रेस का ही नाम वो है, दूसरा नाम। उनकी मांग है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाया जाए। उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाया जाए।
जो कि मुख्यतः कैथोलिक बहुल हो, मतलब केवल उसमें कैथोलिक लोग ही होंगे। प्रोस्टेट लोगों का प्रतिनिधित्व यूनिस्टी पार्टियां करती है। कौन करती है? यूनिस्टी पार्टियां करती है, जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहने के पक्ष में है, जो ब्रिटेन के साथ रहने के पक्ष में है, क्योंकि ब्रिटेन मुख्यतः प्रोस्टेट देश है। सॉरी, जो ब्रिटेन है वो क्या है? प्रोस्टेट देश है, मतलब ईसाइयों का देश वहां पर उसको बोला जाता है। सबसे ज्यादा ईसाई धर्म मानने वाले ब्रिटेन में हैं। चलिए इसके पहले मैं आपको एक कहानी बता देता हूँ। कहानी आपको जानने में अच्छा लगेगा। उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया का नाम कौन सुना है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, दो का नाम आप सुने हो। एक में लोकतंत्र चलता है तो एक में राजतंत्र चलता है। पहले उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया एक ही राज्य हुआ करते थे, एक ही देश हुआ करते थे, लेकिन अब दोनों दो हिस्सों में बंट गए हैं, जिसकी वजह से एक तरफ बढ़िया से समृद्धि हुआ और एक तरफ कंगाली छाई हुई है। काहे कि वो है ना टकला, जो एकदम किल जो ही खतरनाक आदमी, समझ लो कि वही उधर का बर्बाद करके रखा है। यूनिस्टो और नेशनलिस्ट के बीच चलने वाले हिंसक टकराव में ब्रिटेन के सुरक्षा बलों सहित सैकड़ों लोगों और सेना के जवान मारे जा चुके हैं। सैकड़ों लोग और सेना के जवान भी मारे जा चुके हैं उसमें, क्योंकि यूनिस्टो और नेशनलिस्ट के बीच जब हिंसा का टकराव हुआ तो 1998 में ब्रिटेन की सरकार नेशनलिस्टों के बीच शांति समझौता हुआ। अब देखो 1998 में ब्रिटेन के सरकार और नेशनलिस्टों के बीच एक समझौता हुआ, शांति समझौता, जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बंद करने की बात स्वीकार की। यूगोस्लाविया में कहानी का ऐसा सुखद अंत नहीं हुआ जिस तरह चाहते थे लोग, नहीं हुआ। वहां धार्मिक और जातीय विभाजन के आधार पर शुरू हुई राजनीतिक होड़ में यूगोस्लाविया कई टुकड़ों में बट गया। अब देखो वहां पे, कहां पे? यूगोस्लाविया में धर्म और जाति में इतना ज्यादा टकराव हुआ, इतना ज्यादा वहां मारपीट हुआ, इसके वजह से यूगोस्लाविया कई टुकड़ों में बट गया। यूगोस्लाविया एक छोटा सा देश, उसमें छोटा छोटा अंडा निकल गया, कितना देश बन गया। ऐसे यूगोस्लाविया उतना भी छोटा नहीं था, लेकिन उसमें बट गए हैं, सब बट गए हैं। ऐसे उदाहरणों के आधार पर, ये जो उदाहरण दिए जा रहे हैं, इसके आधार पर कुछ लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि राजनीति और सामाजिक विभाजन का मेल नहीं हो सकता। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि राजनीति और सामाजिक विभाजन, ये दो चीजों का मेल नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में देख लो, इसका मेल हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। कैसे हुआ है? कहे कि हम उसको कर दिखाए हैं, तब हुआ है। हम उसको साबित कर दिए हैं कि हुआ है। जब हिंदवी साम्राज्य था तब हुआ, जब मराठी साम्राज्य था तब हुआ, जब पाटलिपुत्र से साम्राज्य चलता था तब होता था। आगे की बात मैं आपको बता दूं तो जब हिंदुस्तान का शहंशाह चलाता था तब भी होता था, सिकंदर लोधी चलाते थे तो भी होता था। उसके बाद से आप लोग पृथ्वीराज चौहान, वह भी पूरे देश को संभाल कर रखना चाहते थे। हर्षवर्धन, वह भी देश को संभाल कर रखना चाहते थे। हर्षवर्धन का बड़ा भाई राजवर्धन, वह भी देश को संभाल कर रखना चाहते थे, क्योंकि अपनी रियासत जो होती है ना, वो अहम होती है। और जब राजवर्धन की मृत्यु हुई थी तो हर्षवर्धन का उम्र करीबन 14 से 16 साल के करीब में था, और उस समय से ही सत्ता को संभाला और पूरे हिंदुस्तान को संभाल कर आगे चला। जितना दिन जिंदा था उतना दिन किसी की औकात नहीं थी कि हिंदुस्तान पर आंख उठा कर देख ले। तो एक राजा में इतना शक्ति होता है, जैसे में आज के प्रधानमंत्री के पास सत्ता में उनका पावर चलता है, वैसे वो शक्ति हर किसी को बराबर बांटी जा सकती है, लेकिन क्या उस शक्ति का इस्तेमाल हम सही ढंग से करते हैं? ये सवाल है यहाँ पे। यहाँ पर ले लो बुल्गारिया और रोमानिया या भारत। बुल्गारिया, रोमानिया और भारत के बाद में देख लेते हैं। ऐसे रोमानिया की लड़की बहुत खूबसूरत होती है, कभी जाना तो देख कर आना, लेकिन बुल्गारिया का नहीं। भारत में भी बहुत सारा स्टेट है जिसमें आपको सुंदर सुंदर दिख जाएंगे, लड़के भी दिखते हैं, ऐसा बात नहीं है।
रोमानिया में लड़कों को भी देखोगे तो एकदम चिकना चिकना छीगला मुर्गा जैसा दिखता है सब। गणेश, चलो पहले ये पढ़ते हैं। गणेश विदेश घूमकर आया था और वह महाश्वेता को बता रहा था कि महाश्वेता कोई थी, उसको बता रहा था कि पूर्वी यूरोप के विभिन्न देशों में रहने वाले रोमानी लोगों का जीवन कैसा है। उसे योर्दानका मिली थी जो बुल्गारिया में नर्स थी। अच्छा, एक लड़की मिली थी जिसका नाम था योर्दानका जो नर्स थी वहां पे। कहाँ पे? बुल्गारिया में। तो रोमानी लोगों के बारे में उसने ये बातें कही थी। क्या? नर्स होने के चलते आप किसी की तीमारदारी करने से मना नहीं कर सकते, मतलब किसी का भी इलाज करने से आप मना नहीं कर सकते। पर ये रोमानी लोग बहुत गंदे होते हैं। कैसे? किसी के परिवार में किसी को जरा भी कुछ हो जाए तो पूरा परिवार और पड़ोसी उठकर हमारे अस्पताल में आ जाते हैं छोटी सी बात के लिए। और जब वे अस्पताल में होते हैं तो जुबान बंद रखना तो जानते ही नहीं, इतना कचो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। वे जोर जोर से बोलते हैं, सिगरेट पीते हैं, चारों ओर राख और सिगरेट के टुकड़े फेंकते हैं तथा दीवारों पर थूकते रहते हैं। धैर्य तो उनमें होता ही नहीं है। वे हमारे डॉक्टर को परेशान करते हैं और उनके साथ बदतमीजी करते हैं। दरअसल ये काली चमड़ी वाले लोग हमारी तरह होते ही नहीं। उनकी रंगों की पसंद भी बहुत अजीबोगरीब है। जरा उनकी पोशाक तो देखिए, आखिर वे देश के बाकी लोगों की तरह क्यों नहीं रहते हैं? फिर हम सब जानते हैं कि वो चोर हैं। अच्छा, ये जानते हैं कि वो लोग चोर हैं। मैंने लोगों को यह कहते हुए सुना कि ये रोमानिया लोग अपना खून बेचकर जीवन चलाते हैं और इसमें से कोई भी अस्पताल का खर्च नहीं उठा सकता। और बीमार होने पर वे दौड़े अस्पताल पहुंच जाते हैं और निक बुल्गारियाई करदाताओं के पास, जो कर्ज देता है, करदाताओं के पास पैसों पर इलाज कराते हैं। तो ये उन लोगों का मानना है कि वो खुद अपने इलाज का खर्चा भी नहीं उठा सकते, लेकिन ये गलत है, उतना सही बात नहीं है। ये बातें कुछ सुनी सी लगती है। महाश्वेता ने कहा। गणेश ने फिर रोमानिया में रहने वाली रोमानी मोद्रुजेनी के बारे में बताया। जब वो 18 साल की थी तो उसने अस्पताल में अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। उसके पास डॉक्टर या नर्स को देने के लिए एक भी पैसा नहीं था। क्या नहीं था? एक भी पैसा नहीं था। वो अस्पताल में भी थी पर कोई भी उससे मिलने या उसकी देखभाल करने नहीं आया। आखिरकार वहां की सफाई कर्मचारी ने, जो खुद भी रोमानिया थी, उसकी मदद की और उसे बेटा हुआ। उस लड़की को बेटा हुआ। किस लड़की को बेटा हुआ? मोद्रुजेनी को बेटा हुआ। आखिरकार वहां की सफाई कर्मचारी मदद करती है। जब उसे बच्चा हो गया तो नर्स बच्चे को लेकर आई और बोली, लीजिए, एक अपराधी और पैदा हो गया। सरकारी अस्पतालों में रोमानी लोगों के साथ होने वाले व्यवहारों के बारे में उसने बताया। डॉक्टर हमें अपने केबिन के सामने इंतजार कराते रहते हैं। एक बार एक डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम्हें जांच करानी है तो पहले नहा कर आओ। मतलब जांच करानी है तो पहले नहा कर आओ। निश्चित रूप से मेरे शरीर से बदबू आ रही थी। अच्छा, गर्भावस्था के दौरान मैंने कूड़ेदान से खाना उठाकर खाया था। ये हालत था कि कूड़ेदान से खाना खाया था। और तीसरा गर्भ में था। यहाँ पर दिया जाए तीसरा गर्भ में था। सामाजिक कार्यकर्ता ने मुझे खाना देने से मना कर दिया। प्रसव के समय, प्रसव मतलब जब बच्चा डिलीवरी होता है उस समय मेरे पड़ोसी ने भी मेरी मदद की। मुझे अक्सर लगता है कि इन अस्पतालों में न जाना ही अच्छा है। महाश्वेता ने गणेश की बात सुनी और कहा, गणेश, इन चीजों को जानने के लिए दुनिया के दूसरे हिस्सों तक जाने की जरूरत ही क्या थी?
यह रोमानिया और बुल्गारिया की ही कहानी नहीं है। यह तो खैर रोमानिया लोगों की दास्तान है, लेकिन यही सब तो हमारे यहाँ भी होता रहा है। आज कौन पड़ोसी पड़ोसी को पूछता है? तुम जाकर बगल वाले घर से खाना मांगो ना, थोड़ा बड़ा होकर, कोई खाना नहीं देगा यार। हमारे यहाँ शासन द्वारा अपराधी घोषित जरायम पेशा, जो अपराधी घोषित हो जाता है उसको बोलते हैं जरायम पेशा। लोगों के साथ यही व्यवहार तो होता है। आगे देखते हैं, क्या आपको महाश्वेता की बात सही लगती है? क्या आप अपने इलाके के कुछ ऐसे समुदाय को जानते हैं जिनके साथ रोमानिया लोग जैसे बर्ताव होते हैं? क्या आपने कुछ लोगों को वैसी बातें करते हुए सुना है जैसे योर्दानका और मोद्रुजेनी कह रही थी? अगर हाँ, तो जरा यह कल्पना करें कि अगर आपको ऐसी बातें उनसे सुनने को मिलती तो यह कहानी कैसी लगती। अगर आपका बच्चा किसी नर्स लेकर बोलती है कि चलो एक और अपराधी पैदा हो गया, तो आपको कैसा लगता है, इसके बारे में बताना है। क्या बुल्गारिया की सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि रोमानी लोग भी बुल्गारिया के बाकी लोगों जैसे पोशाक पहने और वैसे ही आचरण करें? यह सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं है? यह सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको क्या करना है। उनका मानना है कि सर्वश्रेष्ठ स्थिति तो यह है कि समाज में किसी किस्म का विभाजन ही न हो। अगर किसी देश में सामाजिक विभाजन है तो उसे राजनीति में अभिव्यक्त ही नहीं होने देना चाहिए। ये मानना है। क्या मानना है कि अगर किसी देश में सामाजिक विभाजन है तो उसे राजनीतिक और अभिव्यक्ति ही नहीं होने देना चाहिए, बांटना ही नहीं चाहिए। एक में लेकर चलो, समान नजर से देखकर चलो। पर इसके साथ यह भी सच्चाई है कि राजनीति में सामाजिक विभाजन की हर अभिव्यक्ति फूट पैदा नहीं करती है। अब देखा जाए तो हर जगह पर समाज और राजनीति में फूट पैदा नहीं होती। हमने पहले भी देखा है कि दुनिया के अधिकतर देशों में किसी न किसी किस्म का सामाजिक विभाजन है। दुनिया के कहीं भी उठाकर देख लो, कहीं ना कहीं सामाजिक विभाजन मिल जाएगा। और ऐसे विभाजन राजनीतिक शकल भी अख्तियार करते ही हैं। जैसे लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजनों की बात करना तथा विभिन्न समूहों से अलग अलग वादे करना बड़ी स्वाभाविक बात है। देखो, यहाँ पर साफ बात दिखाया जा रहा है कि राजनीतिक दल हो चाहे सामाजिक विभाजन, वो जहां भी जो भी कहती है तो कुछ ना कुछ वहां पर बहुत बड़ी स्वाभाविक बात बोलती है। अलग अलग लोग प्रस्ताव भी रखते हैं कि चलो भैया ये हम करेंगे। विभिन्न समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करना और विभिन्न समुदायों की उचित मांगों और जरूरतों को पूरा करने वाली नीतियां बनाना भी इसी कड़ी का हिस्सा होता है। अब देखो, यहाँ पर ये लोग बोल क्या रहे हैं कि अगर इन लोगों का मानना है कि हमारा लोग सत्ता में आता है तो हम ये चीज आपको देंगे, आपको एक सम्मान भाव देंगे, आपके लिए नीति बनाएंगे, आपके लिए रीति रिवाज बनाएंगे, आपके लिए देश का बंटवारा नहीं करेंगे, आप में एक समानता भाव पैदा करेंगे। तो ये लोग बोलकर अपना अपना एजेंडा रखकर, अपना अपना प्रस्ताव रखकर ही चुनाव जीतते हैं और अपनी दल सरकारें बनाते हैं। अधिकतर देशों में मतदान के स्वरूप सामाजिक विभाजन के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है क्योंकि अलग अलग मतदाता के बीच में देखोगे, उनके बीच में सामाजिक विभाजन के अनुसार ही संबंध दिखता है। जैसे जात भाई है तो हम लोग जात भाई को वोट देंगे, ये हमारे लिए खराब किए, ये हमारे लिए अच्छा किए, हम उनको वोट देंगे। कुछ लोग होते हैं ये हम जो अच्छा किए हैं ये हमारे लिए खराब किए हैं, कुछ भी हो जाए हमारा जात भाई है तो हम जाते भाई को वोट देंगे, ऐसा लोगों का मानना है। इसके तहत एक समुदाय के लोग आमतौर पर किसी एक दल को दूसरे के मुकाबले ज्यादा पसंद करते हैं और उसी को वोट देते हैं। जैसे में जातिवाद वोट व्यवस्था हो जाता है, मतलब हमारे जात के हैं तो उन्हीं को देंगे। कई देशों में ऐसे पार्टियां हैं जो सिर्फ एक ही समुदाय पर ध्यान देती है और उसी के हित में राजनीति करती है। इस सब की परिणति देश के विखंडन में नहीं होता है। ये सब देख लो तो ये सब कारण नहीं है देश का विखंडन के लिए। देश का विखंडन तब होता है जब भाषीय तौर पर लड़ाई हो, समाज में लड़ाई हो,
तभी उस देश को बांटा जा सकता है, धर्म में लड़ाई हो तभी देश को बांटा जा सकता है, नहीं तो नहीं बांटा जा सकता है। अगले भाग में हम पढ़ेंगे 3 आयाम। कौन कौन से 3 आयाम होते हैं उसके बारे में। तो चलिए, आपको जो भी पूछना हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मेल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। आपको जो प्लेलिस्ट चाहिए आप डिस्क्रिप्शन में देख लो, उस चैप्टर का नाम के अनुसार प्लेलिस्ट मिल जाएगा, डायरेक्ट आप उस पर सर्च कर सकते हो। आसानी से जाओ, पढ़ो, केवल पढ़ो, फालतू के टाइम वेस्ट नहीं करने का। हाँ, कोशिश करना पड़ता है कि हाँ ये करेंगे, ये करेंगे, लेकिन थोड़ा दिक्कतें उसमें आती हैं, ये मानता हूँ, मैं भी मानता हूँ कि थोड़ा दिक्कत आ जाता है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।